नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शारीरिक शिक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये आपके PTI सेकंड ग्रेड में भी बहुत काम में आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार पूछे जा चुके प्रश्न हैं और हो सकता है कि आपके PTI सेकंड ग्रेड में भी ये पूछे जाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर अभी आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान की सभी परीक्षाओं से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या आया है आपके सामने। ठीक है, पहला प्रश्न है, जीवों की संरचनात्मक इकाई किसे कहते हैं? जीवों की जो संरचनात्मक इकाई है वो किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं आपके कोशिका को। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? तो सबसे पहले कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर, लेकिन जो ये कोशिका थी ये थी मृत कोशिका। अगला प्रश्न है, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर जो खोज की थी वो मृत कोशिका थी, लेकिन सबसे पहले जो जीवित कोशिका की खोज की थी वो किसने की थी? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। ठीक है, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ठीक है, पूरे विश्व में ही पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिमा। ठीक है, और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन, यानी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? पहले तो थी सबसे बड़ी कोशिका, अब पूछ रहे हैं मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो वो देखते हैं, मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका है वो है अंडाणु। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो वो है शुक्राणु। अगला प्रश्न है, वायरस की खोज किसने की थी? जो वायरस होता है उसकी खोज किसने की? इवानोस्की ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसी कोशिका जिसके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती क्या कहलाती है? ठीक है, यानी ऐसी कोशिका जिसके ऊपर कोशिका भित्ति ही नहीं होती उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट कोशिका। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य की खोज किसने की? तो जीव द्रव्य की खोज की थी डुगार्डे ने। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य शब्द किसने दिया? ये दिया था पुरकिंजे ने। ठीक है, जीव द्रव्य शब्द किसने दिया है? पुरकिंजे ने। अगला प्रश्न है, गोल्जी काय की खोज किसने की? तो गोल्जी काय की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने, इसीलिए इसका नाम भी गोल्जी काय रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोल्जी काय के उपनाम क्या क्या हैं? इसको और किस किस नाम से जाना जाता है गोल्जी काय को? तो इसका और नाम है, एक तो संयुक्त अंग कहते हैं, इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स ऑर्गन भी इसको कहते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है? कोशिका बहरूपिया भी इसको कहा जाता है, कोशिका बहरूपिया। ठीक है, और क्या कहते हैं इसको? यातायात नियंत्रक भी इसको कहा जाता है। किसको? गोल्जी काय को। ठीक है, एक तो संयुक्त अंग यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, कोशिका बहरूपिया और यातायात नियंत्रक, ये इसके क्या है? उपनाम हैं। किसके? गोल्जी काय के। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोल्जी काय के कार्य क्या क्या हैं? तो गोल्जी काय के कार्य क्या क्या हैं ये देखते हैं। कोशिका भित्ति का निर्माण करना, ये इसका कार्य है। ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा है विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायक। ठीक है, यानी ये विभिन्न पदार्थों के परिवहन को क्या करता है? इधर से उधर लेकर जाता है अन्य पदार्थों को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज की थी आपके डी डुवे ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, लाइसोसोम का उपनाम क्या है? उपनाम यानी अन्य नाम क्या है?
तो लाइसोसोम को और एक नाम से जानते हैं, वो है आत्मघाती या आत्महत्या की थैली। ठीक है, अगला प्रश्न है लाइसोसोम के कार्य क्या क्या हैं। लाइसोसोम के कार्य मैं आपको बता देता हूं। लाइसोसोम के कार्य हैं मृत कोशिका अंग को खाकर अपशिष्ट निष्कासन में सहायक। ये इसका कार्य है। किसका? लाइसोसोम का कार्य है मृत कोशिका के अंग को खाकर अपशिष्ट निष्कासन में सहायक है ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका कंकाल किसे कहते हैं। ठीक है, कोशिका कंकाल किसको कहते हैं? अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कालिकर या अल्टमान ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था सी बेंडा ने। अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया का उपनाम क्या है? तो इसको कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या क्या हैं, वो देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या क्या हैं? एक तो कार्य है इसका एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा का निर्माण करना। ठीक है, एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करना, एक कार्य तो ये है इसका। एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला है कोशिकीय श्वसन में भाग लेता है। ये क्या करता है? कोशिकीय श्वसन में भाग लेता है और मात्रक वंशानुगति में सहायक है। ठीक है, ये तीन कार्य किसके हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के हैं। अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में भरे हुए द्रव को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, आंतरिक झिल्ली के अंदर जो भरा हुआ द्रव होता है उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। अगला प्रश्न है तारककाय की खोज किसने की थी? टी बोवेरी ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तारककाय शब्द किसने दिया था? बेंडन ने दिया है। तारककाय का कार्य क्या है? कोशिका विभाजन में सहायक। ठीक है, अब इसमें नोट है, एक नोट मैंने लिखा है आपके लिए। अब ये नोट आपको मैं पढ़ के सुना देता हूं। नोट क्या है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कोशिका जो मस्तिष्क में पाई जाती है, इन कोशिकाओं में तारककाय नहीं होने के कारण इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। इस कारण इनके क्षतिग्रस्त होने पर या कोशिकाएं मरने पर इनको पुनः ठीक नहीं किया जा सकता। इनमें विभाजन नहीं पाए जाने की क्षमता को क्या कहते हैं? जी अवस्था कहते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है? जी अवस्था कहा जाता है। किसको? इनके अंदर जो विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती उसको क्या कहते हैं? जी अवस्था कहते हैं। किसके अंदर नहीं होती है ये? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कोशिका जिसको हम कहते हैं मस्तिष्क में पाई जाती है, इनके अंदर तारककाय नहीं होता है। इस वजह से इनके अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं पाई जाती, दोबारा रीजनरेट होने की क्षमता नहीं होती है इनमें। ठीक है, इसी अवस्था को क्या कहते हैं? जी अवस्था भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राइबोसोम की खोज किसने की? राइबोसोम की खोज की थी पैलार्डे ने। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है राइबोसोम के उपनाम क्या क्या हैं? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री और कोशिका इंजन और इसको कहते हैं कोशिका में कोशिका अंग। अगला प्रश्न है राइबोसोम का कार्य क्या है? राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना या निर्माण करना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है मानव माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? मानव माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके अंदर कौन सा राइबोसोम होता है? 55S राइबोसोम। अगला प्रश्न है केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। और केंद्रक के उपनाम क्या क्या हैं? एक तो है कोशिका नियंत्रक या निर्देशक और एक नाम है इसका कोशिका मस्तिष्क। ठीक है, यानी केंद्रक को किन नामों से जाना जाता है? एक तो कोशिका नियंत्रक या निर्देशक भी इसको कहते हैं और कोशिका का मस्तिष्क भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 34वां प्रश्न, केंद्रक का कार्य क्या है? केंद्रक क्या कार्य करता है? केंद्रक कार्य करता है कोशिका की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ठीक है, जो कोशिका की समस्त क्रियाएं होती है उनके ऊपर नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक द्वारा होता है। अगला प्रश्न है डीएनए की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने की थी। अगला प्रश्न है डीएनए शब्द किसने दिया? जैकेरिस ने दिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, डीएनए अणु की संरचना किसने व कब बताई?
तो ये बताई थी आपके वॉटसन व क्रीक ने। कब बताई? 1953 के अंदर। डीएनए अणु की संरचना वॉटसन व क्रीक ने बताई 1953 के अंदर। अगला प्रश्न है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा, ठीक है। और आरएनए में कौन सी पाई जाती है? राइबोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स की खोज किसने की थी? वो की थी स्ट्रॉसबर्गर ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र शब्द किसने दिया? वो दिया बाल्डेयर ने। अगला प्रश्न है, मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो संख्या तो होती है 46, और मानव में गुणसूत्र की जोड़ी कितनी होगी? वो होगी आपके 23, ठीक है, यानी 46 के आधे। अगला प्रश्न है, लड़का होगा या लड़की, यह किस पर निर्भर करता है? तो यह किस पर निर्भर करता है? पुरुष के वाई गुणसूत्र पर निर्भर करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। अगला प्रश्न है, ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। और अगला प्रश्न है, मानव ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? मानव ऊतक, ठीक है, मानव ऊतक होते हैं 4 प्रकार के। मानव ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है उपकला ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशीय ऊतक, और चौथा है तंत्रिका ऊतक, ठीक है। ये 4 प्रकार के ऊतक होते हैं, ठीक है, मानव के अंदर। अगला प्रश्न है, भ्रूणावस्था में सबसे पहले बनने वाला ऊतक कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये सबसे पहले बनता कौन सा है? एपिथीलियम यानी उपकला ऊतक। अगला प्रश्न है, किस ऊतक से सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता होती है? यानी किस ऊतक में सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता, रीजनरेट होने की क्षमता होती है? वो किस में होती है? उपकला ऊतक में, एपिथीलियम में, ठीक है। अगला प्रश्न है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? ये मैंने थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई। रक्त का क्या अध्ययन कहलाता है? ये होता रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है, ठीक है। तो ये 50 प्रश्न हैं। आपको अगर ये प्रश्न महत्वपूर्ण लगते हैं पीटीआई सेकंड ग्रेड के तहत, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि राजस्थान की सभी परीक्षाओं से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय श्री राम।